हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर प्ले विद साइंस में। जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपको इस चैप्टर के बारे में पहले बता चुकी हूँ। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ आपकी स्टडी को लेकर, तो मेरे हिसाब से आप लोग अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और नोट्स भी बना रहे होंगे। तो देखो, अगर हम बात करते हैं तो शुरुआत में मैंने इस चैप्टर के बारे में आपको बताया था कि संतुलित भोजन किसे कहते हैं, असंतुलित भोजन किसे कहते हैं, कुपोषण किसे कहते हैं और विटामिन के बारे में आपको सारा बता चुकी हूँ। तो अब हम बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। देखो, अगर अपने प्रोटीन की बात करते हैं ना, तो मैंने आपको पहले शुरुआत में बता दिया कि संतुलित भोजन वो होते हैं जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं, और उन आवश्यक पोषक तत्वों में से एक प्रोटीन जो था वो हमारा एक मुख्य स्रोत के रूप में कार्य कर रहा था। अब देखो, अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो अगर भोजन में प्रोटीन की कमी होती है तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि प्रोटीन की कमी से जो होने वाली बीमारियां होती है, सबसे पहली बात अगर हम बात करते हैं प्रोटीन कुपोषण के बारे में, सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, प्रोटीन कुपोषण के बारे में। कुपोषण किसे कहते हैं सभी को पता है। तो प्रोटीन कुपोषण क्या हो जाएगा कि वह भोजन जिसमें लंबे समय तक प्रोटीन की कमी रही हो उसे हम प्रोटीन कुपोषण कहेंगे। समझ आ गया होगा। अगर हम बात करते हैं प्रोटीन कुपोषण के बारे में, तो प्रोटीन कुपोषण के अंदर आपको दो रोग जो है वो पढ़ने को मिलेंगे। एक तो आपको मिलेगा क्वाशी और कोर, एक है आपका क्वाशियोरकोर और एक है आपका मेरस्मस। ये जो आपके दो रोगों के नाम हैं, ये दोनों ही प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग है। अगर अपने बात करते हैं क्वाशियोरकोर रोग क्या है, क्वाशियोरकोर रोग एक ऐसा रोग है जिसके अंदर अगर मान लो भोजन के अंदर लंबे समय तक आपको प्रोटीन नहीं मिलती है, प्रोटीन की कमी रहती है, तो उस टाइम जो बीमारी होती है उसे हम बोलते हैं क्वाशियोरकोर, यानी प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग। अगर भोजन में प्रोटीन की कमी होती है तो क्वाशियोरकोर रोग होता है। और अगर इसके लक्षण की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक तो भूख कम लगती है बच्चे को, पेट जो होता है वो फूल जाता है, बच्चे का जो स्वभाव है हम बोल सकते हैं वो चिड़चिड़ा हो जाता है, और अगर हम बात करते हैं मेरस्मस के बारे में, तो मेरस्मस में क्या होता है कि इसके अंदर प्रोटीन की तो कमी होती है, लेकिन प्रोटीन के साथ साथ अगर ऊर्जा की भी कमी हो जाए तो उस टाइम जो रोग होता है उसे हम मेरस्मस कहते हैं। क्लियर बात है। तो क्या कहा मैंने, प्रोटीन प्लस ऊर्जा की कमी, यानी प्रोटीन की तो कमी होती है, साथ में उसमें ऊर्जा की भी कमी पाई जाती है। क्लियर बात। अगर हम बात करते हैं कि मेरस्मस के अंदर क्या क्या लक्षण नजर आते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि मेरस्मस के अंदर जो बच्चा होता है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और उसकी जो आंखें होती है वो अंदर की तरफ धंसने लग जाती है। क्लियर बात। तो शरीर क्या हो जाता है, कमज़ोर, वह आंखें क्या होती है, अंदर घुस जाती है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि प्रोटीन किसे कहते हैं, प्रोटीन कुपोषण किसे कहते हैं, और ये सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। प्रोटीन देखो, अगर प्रोटीन की जो कमी होती है ना, या फिर हम बात करें प्रोटीन कुपोषण के बारे में, तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन कुपोषण के जो लक्षण होते हैं ना, वो जो गरीब बच्चे होते हैं जिनको पूरी तरीके से भोजन के अंदर आवश्यक पोषक तत्वों में से प्रोटीन भी नहीं मिल पाता, तो उनमें ये लक्षण जो है सामान्यतः देखे जाते हैं। तो यहाँ तक आपको प्रोटीन के बारे में सारा समझ आ गया होगा। प्रोटीन के बाद अब हम बात करेंगे खनिज के बारे में। अगर हम खनिज की बात करते हैं तो हमारा जो भोजन है उस भोजन में खनिज का भी एक अहम रोल रहता है। खनिज के अंदर अगर हम बात करें तो जो सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये सारे के सारे आपके आवश्यक खनिज तत्वों में आते हैं। क्लियर बात। अगर हम बात करते हैं खनिज कुपोषण के बारे में, तो इजी सा ही है। तो खनिज कुपोषण किसे कहेंगे, वह भोजन जिसमें लंबे समय तक
खनिज की कमी रहती है तो उससे होने वाला जो रोग होगा उसे हम क्या बोलेंगे, खनिज कुपोषण। अब हम बात करते हैं प्रमुख खनिज तत्वों के स्रोत व कार्य। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आपके तत्वों के नाम है वो आपको देख लेना है। पहला है सोडियम, इसको Na से शो किया जाता है। दूसरा आपका पोटेशियम, इसे शो किया जाता है K से। नेक्स्ट आपका कैल्शियम, इसको लिखा जाता है Ca से। नेक्स्ट आपका फास्फोरस, फास्फोरस को लिखा जाता है आपका F से। नेक्स्ट आपका लोहे तत्व, लोहे तत्व यानी अपने बोल सकते हैं आयरन, ठीक है, तो वो आयरन हो जाएगा आपका Fe। और आयोडीन को लिखा जाता है आपका I से। सॉरी एक मिस्टेक होगी, फास्फोरस होगा यहाँ पे P से। अब देखो अगर हम बात करते हैं इसके प्रमुख स्रोत के बारे में, तो जो आपका सोडियम होता है वो आपको प्राप्त होता है नमक से, समुद्री भोजन से। आपको पता होगा कि समुद्री अगर हम नमक की बात करते हैं तो नमक हमें कहाँ से मिलता है, समुद्र से मिलता है। तो वहाँ पर जो भोजन पाया जाता है समुद्री भोजन, वहाँ से भी हमें नमक जो है वो प्राप्त होता है। क्लियर बात। वैसे तो नमक जो होता है ना उसका फॉर्मूला होता है NaCl, तो यहाँ पर आपको ये N यहाँ से प्राप्त हो रहा है, इसलिए नमक को भी क्या बोला जाता है, सोडियम के प्रमुख स्रोत के रूप में माना जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे पोटेशियम जो है, वैसे तो सभी भोजन से हमें प्राप्त हो जाता है, लेकिन सर्वाधिक हमें केले से प्राप्त होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका आता है कैल्शियम। कल भी मैंने आपको बताया था क्लास में कि जो कैल्शियम होता है ना वो सबसे ज़्यादा आपको दूध से प्राप्त होता है, क्योंकि दूध जो होता है ना, दूध के अंदर सबसे ज़्यादा, वैसे दूध एक ऐसा आवश्यक आप बोल सकते हो मटेरियल है जो सभी प्रकार के पोषक तत्वों को रखता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं फास्फोरस के बारे में, तो इसमें आ जाएगा बाजरा, मांस। लोहे तत्व अगर अपने बात करें तो इसमें नमक और समुद्री भोजन आ जाएगा। नेक्स्ट आपका आ जाएगा जो आपका आयोडीन है वो आपको प्राप्त होता है काला नमक से। अगर हम बात करें इसके कार्य और बीमारी के बारे में, तो इसका कार्य जो है वो आपके तंत्रिका अवयव जो होते हैं उसको बढ़ाने का काम करता है, मांसपेशियों को संतुलित बनाए रखने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद अगर अपने बात करते हैं फास्फोरस और कैल्शियम के बारे में, ये दोनों एक साथ ही बताया मैंने। उसके बाद कैल्शियम फास्फोरस की बात करें तो इसमें हड्डियाँ, दांत जो है वो आपकी मजबूत रहती है, और अगर इसकी कमी हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है हड्डियाँ कमजोर हो जाएंगी, दांत टूटने लगेंगे, कुछ ऐसा। नेक्स्ट अगर अपने बात करते हैं लोहे तत्व के बारे में, तो लोहे तत्व जो होता है ना, आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारा रक्त होता है ना उसमें सबसे ज़्यादा लोहे तत्व पाए जाते हैं। और रक्त का जो रंग है वो लाल क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। रक्त में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, और वो हीमोग्लोबिन किसके कारण पाया जा रहा है, लोहे तत्व के कारण। क्लियर बात। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो लोहे तत्व होते हैं वो हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन को मेंटेन रखता है। अगर रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो उससे रक्तहीनता हो जाएगा। क्लियर बात। रक्तहीनता यानी सीधी सीधी मैं बोल सकती हूँ रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट अगर अपने बात करते हैं आयोडीन की बात, तो आयोडीन जो है उसमें इसकी कमी से जो रोग है, वैसे तो थायरोक्सिन जो है हमारे शरीर में आयोडीन निर्माण करने का काम करता है, लेकिन अगर इसकी कमी हो जाती है तो घेंगा जैसे रोग हो जाते हैं। घेंगा से मतलब है कि आपने देखा होगा कि कुछ औरतें होती हैं जिनका गला यहाँ से काफ़ी मोटा होता है, फूल जाता है यानी सूज जाता है, तो वो गलगंट रोग या घेंगा रोग से जाना जाता है, और वो होता है आपका आयोडीन की कमी से। यहाँ तक आपको खनिज वाला सारा टॉपिक समझ आ गया होगा, खनिज कुपोषण और उसके बारे में ये भी जो आपका डिटेल से था वो सब कुछ। अब हम बात करेंगे जल के बारे में। देखो अगर हम जल की बात करते हैं तो सभी को पता है कि हमारी प्रकृति में एक जल ही ऐसा है जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, ठीक है। अगर हम जल की बात करते हैं तो जल जो है हमारे पूरे जो पृथ्वी है उसमें सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला एक प्रमुख स्रोत बोल सकते हैं हम। और अगर हम बात करें जल के बारे में तो जल ही एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा मटेरियल है जो पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तीनों अवस्थाओं से मेरा मतलब है कि जल जो है वो आपका ठोस यानी मैं बोल सकती हूँ बर्फ के रूप में, द्रव यानी मैं बोल सकती हूँ जल के रूप में, गैस यानी मैं बोल सकती हूँ जल वाष्प के रूप में, जल वाष्प के रूप में पाया जाता है।
तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो आपका जल है ना, वो पूरे पृथ्वी पर जल ही एक ऐसा प्रमुख स्रोत है जो तीनों अवस्थाओं में पृथ्वी पर पाया जाता है। क्लियर बात। वैसे हमें दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए, जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है। देखो, जल पीने से कई बीमारियां नहीं होती, पहली बात तो, और कई बीमारियां ऐसी भी है जो सही होने लग जाती है। तो जल हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीने योग्य जल। आपकी जो पीने योग्य जल होते हैं ना, उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, या फिर हम बोल सकते हैं पीने योग्य जल के प्रमुख लक्षण बोल सकते हैं। अगर हम बात करते हैं पीने योग्य जल के प्रमुख लक्षण के बारे में, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपका जल बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए, बिल्कुल साफ होना चाहिए। यानी उसमें आंखों से दिखाई देने वाली गंदगी नहीं होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, छोटे छोटे वनस्पति या फिर छोटे मोटे ऐसी कोई गंदगी जो होती है वो हमें जल में गिरी हुई दिखाई देती है और वही हम पी लेते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, पीने योग्य हेतु जो जल होता है वो बिल्कुल क्या होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। और साथ में उसमें दिखाई देने वाले जो हानिकारक या फिर अपने बोल सकते हैं दिखाई देने वाले वनस्पति नहीं होनी चाहिए। क्लियर बात। सेकंड, अगर हम बात करते हैं कि जो हम जल उपयोग में ले रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार का सूक्ष्म जीव भी नहीं होना चाहिए। सूक्ष्म जीव से मेरा मतलब है जैसे जीवाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, ये भी हमारे स्वच्छ जल में नहीं होना चाहिए। इसलिए तो कहा जाता है कि जो आपका जल है उसको उबाल कर या फिर साफ करके छान कर पीना चाहिए। क्लियर बात। तो आपका जो जल है उसमें सेकंड पॉइंट बात करें तो इसमें किसी प्रकार के सूक्ष्म जीव, जैसे आपकी अगर बात करें सूक्ष्म जीव के बारे में तो इसमें आ जाएगा आपका जीवाणु, विषाणु, ये भी क्या है, नहीं होने चाहिए। थर्ड पॉइंट की अगर अपने बात करते हैं कि तो हमारा जो जल है ना उसका पीएच मान 7 होना चाहिए, यानी जल पूरी तरीके से उदासीन होना चाहिए। अब कई बच्चों को नहीं पता होगा कि पीएच मान से क्या मतलब है, तो मैं आपको बता देती हूँ। पीएच मान 7 का मतलब होता है कि वो चीज़ पूरी तरीके से उदासीन है। उदासीन है यानी वो ना तो अम्लीय है और न ही क्षारीय है। बाकी इसके बारे में हम डिटेल से आगे और पढ़ेंगे, पर आपको ध्यान में रखना है कि एक पीएच स्केल होता है इस तरीके से। ये जो आपका पीएच स्केल होता है ना, इसमें ना यहाँ पे 0, यहाँ पर 14 और बिल्कुल मिड के अंदर क्या होता है 7 पाया जाता है। इस पीएच स्केल से हम किसी भी चीज़ की अम्लीयता या क्षारीयता के बारे में ज्ञान लेते हैं कि क्या कोई भी चीज़ क्षारीय है तो वो कहाँ से कहाँ तक है, अगर अम्लीय है तो कहाँ से कहाँ तक है, उदासीन है तो कहाँ पर है, आपको ध्यान में रखना है। तो कोई भी चीज़ जब उदासीन होती है तो उसकी पीएच वैल्यू हमेशा 7 होती है। अगर कोई भी चीज़ अम्लीय होती है तो उसकी पीएच वैल्यू हमेशा 0 से 7 के बीच, और अगर वो क्षारीय होती है तो उसकी पीएच वैल्यू हमेशा 7 से 14 के बीच होती है। आपको ये ध्यान में रखना है। और हमारा जो जल हम पीने के लिए उपयोग में ले रहे हैं वो ना तो अम्लीय होना चाहिए और ना ही क्षारीय, केवल उदासीन होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो जो हम पीने के लिए जो जल उपयोग में ले रहे हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा घुली होनी चाहिए। अब आप बोलोगे कि मैम ऑक्सीजन की मात्रा जल में कैसे घुली होगी, तो आपको ध्यान में होगा जो जल में रहने वाले जलीय जीव है, ठीक है, वो ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, जल से प्राप्त करते हैं। इसका मतलब ये हुआ ना कि जल के अंदर ऑक्सीजन घुली हुई है, इसलिए जो जल है उसमें आपको इन 4 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। वो स्वच्छ होना चाहिए, दिखाई देने वाले वनस्पति नहीं होने चाहिए, सूक्ष्म जीव जैसे विषाणु जीवाणु नहीं होने चाहिए, पीएच मान 7 यानी उदासीन होना चाहिए, और ऑक्सीजन की मात्रा उसमें घुली हुई होनी चाहिए।